नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ का पेपर 2 हिंदी साहित्य यही पढ़ते हैं, मगर आज से हम पेपर 1 जो अनिवार्य पेपर सभी के लिए एक होता है, चाहे वह हिंदी साहित्य का छात्र हो, चाहे अंग्रेजी लिटरेचर का हो, या चाहे वह इतिहास भूगोल कौन से भी विषय का क्यों ना हो, उसके लिए पेपर 1 अनिवार्य होता है। उसका पाठ्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी में रहता है और प्रश्न भी हिंदी और अंग्रेजी में ही आता है वहाँ एग्ज़ाम में भी। तो हम हिंदी में जो है पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है वह हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। उसका जो पहला टॉपिक है वह है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, यह है, यही हम आज प्रारंभ करने वाले हैं आपके समक्ष। तो सबसे प्रथम यह जो बिंदु है, यह बिंदु शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण क्या है, यह हम इसमें देखते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षा प्रदान करना, यानी शिक्षा और शिक्षण का जो अर्थ है वह है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा इस शब्द की उत्पत्ति है शिष्य से हुई, यानी शिष्य से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका यानी शिष्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना, नई जानकारी अर्जित करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। यानी शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करते हैं, हमारी जो व्यवहार है, यानी ज्ञान के माध्यम से हम हमारे व्यवहारों एवं संस्कारों का निर्माण करते हैं। यानी संस्कार यानी क्या, हम बड़ों का आदर करें, हम किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, किसके साथ किस प्रकार की बातें करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को भी एक आदरपूर्वक बात करें। ये ऐसे जो व्यवहार का निर्माण है वह हम ज्ञान प्राप्त करके कर सकते हैं। अभी शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अभी शिष्य यानी क्या, शिष्य यानी छात्र है, जिसके अनेक शब्द आते हैं, हम आगे चलकर देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, यानी कहा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान और व्यवहार में, यानी शिष्य यानी जो छात्र होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसके ज्ञान और व्यवहार में वांछित यानी जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वह लाना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, जैसे कि समानार्थी शब्द, कभी कभी अध्यापक, शिक्षक को अध्यापक कहा जाता है, अध्येता कहा जाता है। तो शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। अभी शिक्षक जो है वह शिक्षण उद्देश्य, अभी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों में वांछित परिवर्तन या बदलाव लाना, यह शिक्षण का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को पूर्णता करने के लिए शिक्षक एवं अध्यापक एवं अध्येता की आवश्यकता होती है। शिक्षा के अर्थ को दो परिप्रेक्ष्यों में समझा जाता है। अभी शिक्षा के अर्थ को दो परिप्रेक्ष्यों में, यानी दो पहलुओं के आधार पर शिक्षा को समझा जाता है, जिसमें जो है एक है व्यापक अर्थ और एक है संकुचित अर्थ। व्यापक यानी जिसकी सीमा वो व्यापक यानी पूरे एक फैला हुआ, और संकुचित यानी कुछ सीमित मर्यादा में रहकर। अभी सबसे प्रथम हम व्यापक अर्थ समझते हैं। व्यापक अर्थ के अनुसार सारा संसार शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसमें सभी व्यक्ति, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी है। यानी व्यापक शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझते हुए हम यह जान सकते हैं कि शिक्षा जो है वह शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि वह सभी मानव जाति को सर्वांगीण विकास करना, यानी सभी मानव जाति का जो सर्वांगीण विकास करना, मतलब जीवन जीने के लिए जो नैतिक मूल्य, नैतिकता जो कुछ भी होती है, उन सभी गुणों का विकास करना, यह शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। इसमें कौन कौन से छात्र होते हैं, इसमें व्यक्तियों में युवा होते हैं, यानी जो तरुण होते हैं, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, ये सभी वर्गों में यह व्यापक अर्थ में विद्यार्थी शामिल रहते हैं। अब इस शिक्षा का जो दूसरा अर्थ है वह है संकुचित अर्थ। अभी शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। अभी संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, मतलब क्या है इसका, केवल स्कूल में,
किसी कॉलेज में, महाविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा के संकुचित यानी एक मर्यादा के अंतर रहकर ही यह शिक्षा दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। अभी संकुचित अर्थ की शिक्षा में एक शिक्षा का यानी कि संकुचित पाठ्यक्रम हो, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जैसे कि 10वीं का निश्चित पाठ्यक्रम है, 12वीं का निश्चित पाठ्यक्रम है, हमारे एमए हिंदी का निश्चित पाठ्यक्रम है। उसी प्रकार संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल एक शिक्षण संस्थानों में यानी शिक्षा कॉलेज, महाविद्यालयों में दी जाती है और इसका एक पाठ्यक्रम निश्चित होता है और एक अवधि भी होती है इसकी। जैसे कि एमए 2 वर्ष का है, बीए 3 वर्ष का है, अभी 4 वर्ष का होने वाला है, तो उसी प्रकार का है। वह संकुचित अर्थ में शिक्षा संस्थानों में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में निम्न में से क्या क्या सही है, तो उसमें से हम सही करने में क्या नीचे विकल्प दिए जाएंगे। यह शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, इसमें प्रमाण पत्र मिलते हैं, तो फिर ऐसे विकल्प दिए जाएंगे और फिर उसमें से हम उसको सही उत्तर चुन सकेंगे। इसीलिए मैं इतना समझ रहा हूँ। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में यह शिक्षा जो है किसी संस्थान शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इसकी अवधि भी निश्चित होती है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। अभी हम व्यापक अर्थ में देखा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। लेकिन संकुचित अर्थ में क्या क्या है उद्देश्य है इसका? एक विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि बीए में स्नातक में 3 विषय होते हैं, उन 3 ही विषयों का ज्ञान जो है विस्तार से समझाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है छात्रों को। तो फिर जैसे कि एमए हिंदी है तो उसमें केवल एमए हिंदी है तो हिंदी का ही उसमें ज्ञान, हिंदी के ही सब कुछ परिभाषाएं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा विज्ञान, जिसमें कथा साहित्य, सौंदर्य, ये सब कुछ उसमें एक निश्चित विषय और एक निश्चित विशिष्ट विषयों का ज्ञान ही प्राप्त करना है। फिर उस ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है और मानक उपाधि यानी फिर उस ज्ञान का मूल्यांकन करके परीक्षा के माध्यम से फिर उसको मानक उपाधि, जैसे कि एमए हुआ तो स्नातकोत्तर या एमए की डिग्री मिलती है, बीए की डिग्री मिलती है, 10वीं की डिग्री मिलती है, एचएसएससी ऐसी डिग्री मिलती है। इसमें शिक्षा पाठ्यक्रम तक सीमित रहती है। यानी कहा जाता है कि शिक्षा के कौन से परिप्रेक्ष्यों में शिक्षा एक सीमित रहती है, तो संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा जो है पाठ्यक्रम तक सीमित रहती है। अभी इसके बाद जो यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट, अभी जो डेलोर कमीशन डेनेस्को द्वारा स्थापित यानी डेनेस्को देश ने एक कमीशन स्थापित किया था, उसका नाम क्या है? डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेसेस विथ यानी भीतर के खजाने को सीखना यानी भीतर के खजाने को सीखना, इसका हिंदी अर्थ होता है में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, यानी वह डेलोर कमीशन ने शिक्षा में कौन कौन से क्या बदलाव किया, उसमें शिक्षार्थियों में यानी शिक्षार्थी यानी छात्र, विद्यार्थी, हम जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी को भी शिक्षार्थी कहा जाता है, यह भी याद रखिए क्योंकि आजकल एनटीए घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है। तो डेलोर कमीशन ने 1996 में कौन से शिक्षार्थियों के लिए मानवाधिकार शामिल किए? उसमें है सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। यह किसने बल दिया है? डेलोर कमीशन 1996 में दिया है। अभी यहाँ पर शिक्षण की परिभाषा देखते हैं। शिक्षण की परिभाषा यूँ कहा जाए तो हम यूँ एक वाक्य में, एक पंक्ति में शिक्षण की परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विद्वानों ने शिक्षा को परिभाषित करने का काम किया है। उनकी व्याख्याओं के, उनकी परिभाषाओं के आधार पर हम शिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम जो विद्वान है उनका नाम है रियांस के अनुसार दूसरों को सीखने, दिशा निर्देशित देने या उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यानी रियांस के अनुसार शिक्षण क्या है?
दूसरों को सीखने, दिशा निर्देशित करने, यानी दूसरों को सिखाकर, दूसरों को शिक्षा देकर उसे सही रास्ता, सही मार्गदर्शन कर कर उन्हें निर्देशित करके, यानी सही मार्ग कर कर सही मार्गदर्शन करके, सही रास्ता दिखा के उसको ज्ञान देकर फिर यही जो प्रक्रिया है उसको ही शिक्षण कहा जाता है। यही किसका मत है? रियांस का मत है। अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है गेज। अभी गेज के अनुसार शिक्षण क्या है? गेज कहते हैं शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यानी गेज भी वही कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन, यानी उसके वर्तन में, उसके बोलचाल में, उसके रहन सहन में अपेक्षित, यानी जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार बदलाव लाना। अभी दूसरे विद्वान कहते हैं कि B.O. स्मिथ के अनुसार, अभी B.O. स्मिथ जो है वह क्या कहते हैं? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अभी यहाँ पर जो है वह क्या बोलते हैं? B.O. स्मिथ अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण, यानी इन तीन विद्वानों के परिभाषाओं को देखते हुए हम यह जान सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, साथ ही उनमें एक अच्छे बदलाव लाना, नैतिक मूल्य उसमें देना। यह यहाँ पर शिक्षा क्या है, इन उपर्युक्त परिभाषा से हमें जान पड़ता है। अभी यहाँ से जो है शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं, अभी शिक्षण से संबंधित क्या अवधारणाएं हैं यह हम देखेंगे संक्षिप्त में। शिक्षण के तीन आधार है। अभी शिक्षण के क्या है? शिक्षण के तीन आधार है। सबसे प्रथम है क्यों, कैसे और क्या। अभी क्यों, कैसे और क्या, यानी शिक्षण है तो क्यों है, शिक्षण है तो कैसे है, और वो क्या है, शिक्षण क्या है, यह समझना भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे प्रथम जो है क्यों। अभी शिक्षण है तो क्यों है, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हमें दर्शन शास्त्र के द्वारा दिया जाता है, यानी दर्शन शास्त्र के आधार पर क्यों, शिक्षण क्यों है, इसका उत्तर हमें दर्शन शास्त्र के आधार पर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है कैसे का उत्तर मनोवैज्ञानिक द्वारा, यानी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या मनोवैज्ञानिक शास्त्र होता है उसके आधार पर शिक्षण कैसे है, इसका उत्तर मिलता है। और अंतिमतः शिक्षण क्या है, इसका उत्तर हमें समाजशास्त्र द्वारा मिलता है। यानी कहा जाए तो पूरी शिक्षण संरचना जो है वह किस पर टिकी हुई है या किसके आधार पर है? तो दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र, इन तीन शास्त्रों पर ही पूरी शिक्षण की अवधारणा है। पूरा शिक्षण जो है इस पर अवलंबित है। आगे हम देखते हैं आदर्शवाद। अभी यह पहला देखा हमने, शिक्षण के तीन आधार है यह देखा, और दूसरा जो है वह है आदर्शवाद। अभी आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद जो है हम हर एक कार्य करने के लिए, हर एक पहल करने के लिए उसके पीछे हमारे सामने कोई ना कोई एक आदर्श होता है। जैसे कि कोई छात्र पढ़ने में वह निपुण है, होशियार है, बुद्धिमान है, तो उनके घर में उस प्रकार का शैक्षणिक वातावरण रहता है, तो वह घर का आदर्श समझकर, अपने माता पिता का आदर्श समझकर, आदर्श सामने रखकर वह उधर कक्षा में अध्ययन करता है, और वह सभी एक अपनी बौद्धिकता वहाँ पर सभी के सामने प्रदर्शित करता है। तो यह जो है एक प्राचीन सिद्धांत है, आदर्शवाद एक प्राचीन सिद्धांत है, और वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ होता ही होता है। यानी हर एक कार्य करते हुए हमारे किसी न किसी का आदर्श होता है, और यह जो सिद्धांत है आदर्शवाद का, यह प्राचीन सिद्धांत है, यानी हमारे पूर्व भी बहुत यह सिद्धांत अस्तित्व में था। तो फिर अरस्तु क्या कहते हैं इस आदर्शवाद के बारे में, हम देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है। आदर्शवाद के नैतिक मूल्य आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन आदि। यानी अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु भी शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए क्या कहते हैं कि व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना, यानी उसको व्यक्ति को, यानी छात्र को अरस्तु के अनुसार
नैतिक शिक्षा में बौद्धिक सद्गुणों के यानी जो नैतिकता के जो गुण होते हैं, बौद्धिकता के जो गुण होते हैं, उस गुण का आधार बनाना और व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठता मूल्यों से अलंकृत करना, यानी उसको अच्छे में से अच्छी शिक्षा दे के उसमें वो मूल्य देकर उसको एक अलंकृत करना, यानी एक अच्छा इंसान बनाना। और फिर आदर्शवाद के नैतिक मूल्य क्या है? अरस्तु के अनुसार जो आध्यात्मिकता है, आत्मानुभूति है, आत्मानुशासन है, व्यक्ति के उन्नयन आदि, यह अरस्तु ने आदर्शवाद के नैतिक मूल्य बताए हैं। अभी तीसरा का आधार क्या है? तीसरा आधार प्रकृतिवाद। अभी प्रकृतिवाद जो है, इसमें प्रकृति को ही गुरु माना जाता है। यानी हमने कॉलेज में, स्कूल में ये जो होता है, कोई व्यक्ति हमारा शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, प्राध्यापक होता है, प्रोफेसर होता है, लेकिन प्रकृतिवाद में प्रकृति ही गुरु होती है, प्रकृति ही शिक्षक का काम करती है। पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है, यानी प्रकृतिवाद में पुस्तकीय ज्ञान को एक गौण माना जाता है, एक दुय्यम दर्जा दिया जाता है। यह शिक्षार्थित शिक्षण है। अभी प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद यह शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है। इसमें शिक्षक का कार्य केवल छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना होता है। अभी यह प्रश्न हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रकृतिवाद में शिक्षक का कार्य क्या होता है? केवल छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना और उस वातावरण में रहकर छात्र खुद स्वयं का विकास कर सकते हैं। इसमें निर्देशात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। निर्देशात्मक शिक्षा प्रकृतिवाद में दी जाती है और निर्देशात्मक शिक्षा को ही प्रकृतिवाद में सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है, यानी असत्य मार्ग यानी सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्य के मार्ग से अवगत कराना प्रकृतिवाद में सिखाया जाता है छात्रों को। शिक्षा द्वारा सीखना, अनुभव इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर आती है। यानी जो ह्यूरिस्टिक डाल्टन ने जो भी शिक्षण की विधियाँ प्रस्तापित की है, उसमें से प्रकृतिवाद यह सभी जो शिक्षा विधियाँ है शिक्षण की ह्यूरिस्टिक डाल्टन ने स्थापित की हुई, वह प्रकृतिवाद के अंतर्गत ही आती है। अभी दूसरी जो अवधारणा है शिक्षण की, वह है प्रयोजनवाद। अभी प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद के प्रवर्तक, अभी यहाँ पर एक याद रखिए, प्रवर्तक, प्रस्तापित, स्थापित, यह जो है अभी यहाँ पर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और आजकल परीक्षा में प्रश्नों में भी ऐसे शब्द दिए जाते हैं, जहाँ पर देखो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक, परिपादक, अभी परिपादक यानी प्रवर्तक, और प्रवर्तक यानी स्थापित, जो स्थापना करने वाले हैं वही होते हैं। तो प्रयोजनवाद के प्रतिपादक प्रवर्तक जॉन डेवी है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण माना है। इसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। अभी प्रयोजनवाद को ही प्रयोगवाद कहते हैं, यह भी याद रखिए। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना जाता है। प्रयोजनवाद किस देश की देन है? तो अमेरिका की देन है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। जो पूर्व निश्चित आदर्श है, जो पहले से आदर्श है, जो पहले से सिद्धांत है, इसमें कोई उसका स्थान नहीं है। इसमें जो भी सिद्धांत है, जो भी आदर्श है, वह नए सलीके से निर्माण किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इसमें अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है, यानी अनुभवी ज्ञान का आधार प्रयोजनवाद में माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ है। यानी क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ तो है प्रयोजनवाद के आधार पर ही हुआ है। अभी यहाँ पर जो है दूसरा जो अवधारणा है शिक्षण की, वह है अस्तित्ववाद। अभी अस्तित्ववाद क्या है? के प्रति यानी अस्तित्ववाद के प्रतिपादक, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक जो है वह है गिर्कगार्ड। यह अस्तित्ववाद के प्रवर्तक है, परिपादक है, जिसका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। अरे वो गिर्कगार्ड क्या कहते हैं? गिर्कगार्ड
कि मेरा अस्तित्व है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्यों सोचता हूँ? क्योंकि मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण की अवधारणा में व्यक्तिवाद पर अधिक बल किस अवधारणा पर दिया जाता है? तो अस्तित्ववाद पर दिया जाता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, यानी अस्तित्ववाद का मुख्य मंत्र कौन सा है? तो अपने आप को जानो। अभी यहाँ पर योग, भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, उनमें योग एक है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की विद्या है, यानी वे योग क्या है? योग जो है मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, यानी मन को शांत करना, मन के विचारों को नियंत्रित करने की विद्या यानी योग है। योग के 8 घटक है। यह यह आत्मनियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन घटकों का अनुसरण करके अज्ञान को दूर किया जाता है। ये योग में हम क्या करके अज्ञान को दूर किया जाता है? तो यह है, इसमें योग के जो 8 घटक है वह 8 घटक करके हम अज्ञान को दूर करते हैं। पहला जो है आत्मनियंत्रण, दूसरा है नियम, यानी आत्मनियंत्रण यानी खुद के विचारों पर नियंत्रण करके, खुद पर नियंत्रण रखकर जो भी नियम है हमारे जीने के, उस नियम का हम पालन करके। दूसरा क्या है? आसन। आसन यानी विभिन्न आसनों में, जैसे कि सहज योग, सूर्य नमस्कार, ऐसे बहुत से आसन हैं, उन आसन को करके। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार यानी हर रोज, धारणा, ध्यान यानी समाधि, और समाधि योग घटकों का अनुसरण करके हम अज्ञान को दूर करते हैं। अभी शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। अभी यहाँ पर शिक्षण की प्रकृति क्या है और शिक्षण की विशेषताएं क्या है, यह हम देखते हैं। प्रकृति और शिक्षा, यानी विशेषताएं और प्रकृति एक ही बात है। कभी कभी विशेषताएं शब्द देगा तो प्रकृति शब्द देगा, तो दोनों एक ही है, याद रखिए। अभी पहला जो है उसकी विशेषता है बौद्धिक गतिविधि, यानी शिक्षण क्या है? एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक विकास करने के लिए शिक्षण अनिवार्य है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बौद्धिक विकास करने के लिए किसी को बुद्धिमान होना है, विद्वान होना है, तो उसके लिए क्या है? बुद्धि आवश्यक है, बौद्धिक विकास होना आवश्यक है। और बौद्धिक विकास कब होता है? शिक्षण प्राप्त करने से बौद्धिक विकास होता है। और शिक्षण जो है वह बौद्धिक विकास की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रविधि मूल्यांकन का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को अपनाया गया है। मानसिक विकास विशेषताएं, नए विचारों की अभिव्यक्ति। अभी मानसिक विकास की विशेषताएं क्या है? यानी किसी व्यक्ति का मानसिक विकास हो रहा है तो वह कैसे पहचाने, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं यानी एक अनोखापन जो है वह आता है। उसमें क्या है? नए विचारों की अभिव्यक्ति, यानी मानसिक विकास हो रहा है तो उसमें नए विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे। और दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास आते हैं। पाठ्यक्रम में विविधता का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास होता है, यानी पाठ्यक्रम का भी यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विविधता से यानी सृजनात्मकता, यानी विद्यार्थियों द्वारा कुछ नए सीखना या नव निर्माण करने का विकास होता है। अभी दूसरा जो है वह है विशेषता मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। अभी मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप क्या है? शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है कि शिक्षा प्रदान करना, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग है, जिसको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप है, प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का व्यापक उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना, लेकिन शिक्षा प्रदान करना यह उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग है, यानी शिक्षा प्राप्त करने की या शिक्षा देने के जो मार्ग है वह अलग अलग है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन यह भी एक शिक्षा देने का मार्ग हुआ, शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग हुआ। कोई विद्यालय कॉलेज में जाकर, महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, कोई घर पर कहता है, कोई आश्रम में जाकर करता है। हम यदि प्राचीन काल में देखते तो वह आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, जिसको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करने के जो मार्ग है उसी मार्ग को प्रतिरूप कह सकते हैं, या विधि है, उसको भी पद्धति है।
यानी प्रतिरूप, पद्धति, मार्ग, यह जो है इसको ही प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप यानी एक मूलभूत शिक्षण, प्रतिरूप यानी मूलभूत शिक्षण प्राप्त करने के मार्ग, प्रतिरूप को ही मार्ग भी कह सकते हैं। तो फिर शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। अभी शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप है, यानी दो मूलभूत मार्ग है, प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। अभी प्रशिक्षक केंद्रित यानी क्या? प्रशिक्षक केंद्रित यानी शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, हमारे गुरुवर्य, यह आते टीचर। और जो शिक्षार्थी यानी छात्र, अध्येता, जैसे हम हैं अभी अध्येता, ऐसा। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है कि शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग है, जिसको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप है, प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। अभी यहाँ पर प्रशिक्षक केंद्रित यानी जो शिक्षार्थी केंद्रित, जो शिक्षक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित जो पद्धति है, प्रतिरूप है, उसको हम देखते हैं। यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। अभी प्रशिक्षक केंद्रित यानी जो शिक्षक केंद्रित विधि है, मार्ग है, यह परंपरागत चलते आ रहा है, यानी पहले से ही, प्राचीन काल से ही गुरु जो है विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को शिक्षा दे रहा है, और विद्यार्थी जो है वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उसके आधार पर वह आगे बढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षक का शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अभी प्रशिक्षक केंद्रित प्रतिरूप में इसमें शिक्षक का ही अधिगम प्रक्रिया यानी शिक्षण पद्धति, शिक्षण की गति, शिक्षण की जो सामग्री है, प्रविधि है, जो भी इस पर पूर्ण नियंत्रण शिक्षक का रहता है। उसके बाद भी क्या सीखना है, कैसे सिखाना है, यह शिक्षक पर निर्भर रहता है। इसमें छात्रों का मूल्यांकन शिक्षक करता है। इसे आंग्लो भाषा में पेडागोजी कहते हैं। छात्रों का मूल्यांकन शिक्षक करता है, इसको आंग्लो भाषा में पेडागोजी कहते हैं, जिसका अर्थ है शिक्षण विज्ञान होता है, या शिक्षा शास्त्र शिक्षण विज्ञान होता है। अभी यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित यह हम देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित यानी शिष्य केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी, छात्र, विद्यार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि प्रशिक्षक केंद्रित में देखा कि जो क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये सब कुछ शिक्षक निर्धारित करता है, लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित विधि में प्रतिरूप में छात्र ही निर्धारित करता है, शास्त्र ही निश्चित करता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। कहा जाए तो छात्र ही छात्र का खुद का मूल्यांकन करता है। प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं, यानी चरम यानी अंतिम स्थिति को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं हो जाता है। अब फिर यहाँ से जो है शिक्षण के विभिन्न स्तर, अभी शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है यह हम देखते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। अभी एक जो शिक्षक है, और शिक्षक का काम क्या है? छात्रों को शिक्षा देना। लेकिन वह जो शिक्षक छात्रों को शिक्षित करता है, ज्ञान देता है, वह ज्ञान देते हुए वह 3 स्तरों के माध्यम से, 3 विभागों के माध्यम से, 3 स्टेप के माध्यम से वह छात्रों तक अपना शिक्षा, अपना ज्ञान जो है पहुंचाता है। उसमें सबसे प्रथम कौन सा स्तर है? सबसे प्रथम है स्मृति स्तर, दूसरा जो है अवबोध स्तर, और तीसरा है चिंतन स्तर। अभी पहले जो स्मृति स्तर है उसका हम विश्लेषित रूप देखते हैं। उसके हम देखते हैं कि स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल कहते हैं। मस्तिष्क स्मृति स्तर हमारी स्मृति यानी याददाश्त, याद करने की क्षमता, उसको जो है स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल भी कहते हैं। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट है। अभी शिक्षण के स्मृति स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक है, प्रतिपादक है, प्रवर्तक है, वह कौन है? हर्बर्ट है। यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण यानी शिक्षा देना प्रारंभ किया है। तो शिक्षा देने का सबसे प्रथम का चरण कौन सा है? स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है।
तीसरा क्या है, यह तथ्य को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। यानी तथ्यों को कंठस्थ करना है जी, उसके मस्तिष्क में यदि कोई चीज़ सेव की गई है, वह कंठस्थ की है, उसके स्मृति में, दिमाग में वह पाठांतर किया हुआ वहीं पर सेव है, तब वह अभ्यास कर सकता है, तब वह जाके परीक्षा दे सकता है, परीक्षा में लिख सकता है। यानी स्मृति स्तर जो है वह तथ्यों को कंठस्थ करने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। यानी स्मृति स्तर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या मानी जाती है, उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। पांचवा क्या है, सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता वांछनीय तत्वों को फिर से अभिन्न स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण है। अभी उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण क्या है, सीखने की तीव्रता, यानी ज्ञान अर्जन करने की, ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है वह इच्छा तीव्र हो जाती है, यह स्मृति स्तर की लक्षण है। दूसरी क्या है, प्रतिधारणा की स्थिरता, यानी प्रश्न पूछने की प्रतिधारणा की स्थिरता। और अगला क्या है, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के लक्षण है। अभी छठवां क्या है, इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। यानी स्मृति स्तरात्मक जो शिक्षण होता है उसमें मूल्यांकन प्रणाली के लिए कौन सी परीक्षा अपनाई जाती है, उसमें मौखिक, लिखित और निबंध जैसे प्रश्नों की, ऐसे टाइप प्रश्नों द्वारा परीक्षा ली जाती है और छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्या है, अगले जो अवधारणा है वह है अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, यह जो है मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक, यानी अवबोध ग्रहण स्तर शक्ति स्तर के जो प्रस्तापित है, प्रवर्तक है, उसका नाम क्या है, मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। तथ्यों को न केवल याद करना बल्कि उन्हें समझना भी है। अभी अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर में क्या है महत्वपूर्ण, तथ्यों को, जो तथ्य पढ़ा रहे हैं उन तथ्यों को केवल याद करना नहीं है, केवल मस्तिष्क में केवल कंठस्थ करना नहीं है, उन तथ्यों को समझना, यह उस पर अवबोध ग्रहण शक्ति स्तर में आता है। 3 नंबर का क्या है, इस स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामायिकरण की क्षमता को विकसित करना है। सामायिकरण का अर्थ है अवधारणाओं, सिद्धांतों, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास। यानी कहा जाए तो सामायिकरण का अर्थ क्या बताया है, अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषा आदि को समझने की क्षमता। सिद्धांत क्या है समझना, संकल्पना क्या है समझना, परिभाषा क्या है समझना, उसकी अवधारणा क्या है उसको समझना। यह जो समझने की क्षमता है वह समझने की क्षमता किस पे आती है, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर पर आती है। अभी यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि न्यूटन के सिद्धांत, यानी न्यूटन के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, संविधान क्या होता है इत्यादि। यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। यानी किस स्तर पर एक मिनट, कहाँ गए थे हम, शिक्षण के किस स्तर पर बौद्धिक विकास पर ज़्यादा अवसर दिया जाता है, तो अवबोध ग्रहण शक्ति स्तर पर। अभी शिक्षण का जो यह शिक्षण और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। यानी जो अवबोध स्तर है, यह स्तर शिक्षक और शिष्य यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को तथ्यों को आत्मसात, इन दोनों को भी सीखने के लिए यह सक्रिय भूमिका प्रदान करती है। यानी छात्र भी सीखता है और जो प्रशिक्षक है, जो शिक्षक है, अध्यापक है, वह भी सीखता है। अभी फिर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। यानी अवबोध स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्न यानी ऐसे टाइप प्रश्न होते हैं। उसमें लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कि 25 से 30 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जैसे कि हिंदी भाषा क्या है, ऐसा कहाँ, और 30 या 40 शब्दों में उत्तर लिखिए, इस प्रकार का।
या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ को ही वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। हमारी नेट परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं। अभी यहाँ पर चिंतन या विमर्श स्तर, अगला जो है वह चिंतन या विमर्श स्तर है। उसको हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक है, प्रतिपादक है, प्रवर्तक है। चिंतन या विमर्श स्तर के जो प्रवर्तक है उनका नाम है हंट है। प्रवर्तक को भी प्रस्तावक कहा जाता है, प्रतिपादक कहा जाता है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों का आधार है। यानी चिंतन स्तर किन दो स्तरों का आधार है, तो स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर, इन दोनों स्तरों का आधार जो है चिंतन या विमर्श स्तर है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। चिंतन या विमर्श स्तर शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। यानी चिंतन या विमर्श स्तर में कक्षा का जो वातावरण है वह मुक्त और स्वतंत्र होता है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो चिंतन या विमर्श स्तर पर जो विचारशील स्तर होता है, छात्र जो है वह तर्क करना, कल्पना करना, इसके द्वारा वह सफल सुखी जीवन जी सकते हैं। यानी भविष्य जो है अपना एक वह सुखदायक बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी जो समस्या है उस समस्याओं पर वह समस्याओं का निवारण करते हुए शोध कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, यानी नए सिद्धांत मान सकते हैं। अभी छठवां क्या है, परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्नों उत्तरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कहा जाए तो इसमें चिंतन स्तर पे परीक्षा के लिए प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, निबंध यानी ऐसे टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी निबंध परीक्षा के लिए निबंध ऐसे टाइप प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए मनोवृत्ति यानी मनोवृत्ति का विकास होता है, विचार करने की क्षमता बढ़ती है, फिर उसमें भागीदारी और फिर मूल्यांकन की प्रयोग किया जाता है। अभी अगला जो है वह है शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। यानी शिक्षण जो है वह पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण देने के लिए एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी पाठ्यचर्या का अर्थ क्या बताया है, पाठ्यचर्या यानी व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया यानी जो भी शिक्षण देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान, वह शिक्षण देते समय जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव यानी छात्रों का जो अनुभव है या शिक्षकों का अनुभव है वह अनुभव प्रदान करने, यानी शिक्षकों का अनुभव छात्रों तक प्रदान करने या छात्रों का अनुभव शिक्षकों पे पता चले, इस रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण व्यवस्था का आधार है। शिक्षण व्यवस्था का आधार क्या है, तो पाठ्यचर्या। अभी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या क्या है यह हम देखते हैं। यहाँ पर एक जो है वह मुझे टाइप करते हुए रह गया मुझसे, मैं सिर्फ यह पढ़कर ही सुनाऊंगा आपको। क्या है वो पाठ्यचर्या एवं, एक मिनट, हाँ यहीं पर। तो कहा जाए तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन, यानी जो शिक्षार्थी या शिक्षक के बीच में जो सामग्री होती है उसको पाठ्यक्रम कहा जाता है, सिलेबस कहा जाता है। उसमें परस्पर नियोजित क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आती है। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, संसाधन जैसे कि पुस्तकें, यानी जो भी संसाधन है शिक्षा देने के वह पाठ्यक्रम है। उसमें क्या है, पुस्तकें है, मल्टीमीडिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, यह सब आते हैं। इसको अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं। यानी पाठ्यक्रम को अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा ही पाठ्यक्रम है, ताकि शिक्षा के बृहत्तर
ताकि शिक्षा के बृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे एक से अध्येता में यह स्पष्टता उत्पन्न होती है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं। यानी पाठ्यक्रम निश्चित होने से या पाठ्यक्रम पता होने से जो अध्येता है, अध्येता यह स्पष्टता उत्पन्न हो। अध्येता यानी जो शिक्षक है उसके सामने स्पष्ट हो रहता है कि इस पाठ्यक्रम के आधार पर हमें शिक्षार्थियों को शिक्षित करना है, ज्ञान देना है, पढ़ाना है। इसलिए पाठ्यक्रम जो है वह महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम की भूमिका है। अभी पाठ्यक्रम क्या है यह हम देखते हैं। अभी पाठ्यक्रम बनाते हुए पाठ्यक्रम के आधार जो है वह मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना करना। यानी पाठ्यक्रम बनाते हुए जो है वह मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का आधार है। और अगला क्या है, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए इसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला है अधिगम संबंधी परिकल्पना, यानी जो अधिगम संबंधी जो परिकल्पना है उसके आधार पर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अगला जो है वह है बालक और उसके संदर्भ के बारे में परिकल्पना करना। यानी बालक के संदर्भ में या बालक क्या है उसके संदर्भ में परिकल्पना करते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना जाता है। अभी मूल पाठ्यचर्या में क्या आता है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य, शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्यों में जो है शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन के सिद्धांत यह भी आते हैं। उसमें भी पाठ्यक्रम का विवरण यह भी आता है। उसके बाद है उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड। उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंडों में अनुशंसित कक्षा ग्रहण, अनुशीलन क्रियाएं, यह सब कुछ आता है। अगला क्या है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंडों में पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री यह सब कुछ आता है। उसके बाद भी यह जो है यह मैं यहाँ टाइप करते हुए ऐड करना भूल गया, इसलिए मैं यह पढ़कर ही सुना रहा हूँ आपको किताब में देखकर। उसके बाद जो है गतिशील वातावरण, एक मिनट। अभी शिक्षण का यहाँ पर गतिशील वातावरण जो है, शिक्षण क्या है, शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी शिक्षण कभी रुकने वाला है क्या, नहीं रुकने वाला, वह हमेशा आगे बढ़ने वाला एवं निरंतर चलने वाला शिक्षण प्रक्रिया है, जिसका मूल तत्व संचार है। संचार यानी बढ़ते रहना, चलते रहना, रुकना नहीं, जो कि स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण जो है वह समय स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र का शिक्षण है, शिक्षण अलग है, तेलंगाना का शिक्षण अलग है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ का शिक्षण जो है अलग है। यानी शिक्षण क्या है, वह समय के साथ और स्थान के अनुसार बदलता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक है, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, तकनीकी कारक हो सकते हैं। यानी शिक्षण को प्रभावित करने के लिए वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का आर्थिक माहौल अच्छा होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यानी कहा जाए तो किसी शिक्षक का जो पेमेंट है वह समय पर होता है, अच्छा खासा पेमेंट है, तो वहाँ आर्थिक चिंता छोड़कर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने लगेगा। फिर उस पे आधार पर उसका मनोवैज्ञानिक यानी उसका मन के जो विचार है मनोवैज्ञानिक जो है अच्छा रहेगा और वह पढ़ाएगा। फिर जो शिक्षा संस्थान है वहाँ के आसपास का जो सामाजिक वातावरण है वह भी शिक्षा के अनुकूल है, तो शिक्षा बच्चों तक अच्छी तरह पहुँची जाएगी। फिर सांस्कृतिक एवं तकनीकी, अभी तकनीकी यानी जो आजकल तो पूरा कहा जाए तो ऑनलाइन हुआ है, तो तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। यानी शिक्षण को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। यानी यह सब कुछ जो है कारण जो है, इसके कारण शिक्षण जो है प्रभावित हो सकता है, प्रभावशील हो सकता है। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं। अभी शिक्षण वातावरण में 3 प्रकार के चर माने जाते हैं। वह चर जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी पहला दूसरे को प्रभावित करता है और दूसरा तीसरे को प्रभावित करता है।
एक दूसरे से प्रभावित होते, यानी यह एक दूसरे को प्रभावित होते। पहला चर जो है वह है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। शिक्षण जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र चर के रूप में आता है और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो है वह स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। यानी वह छात्रों को एक गुणवान बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए जो भी पाठ्यक्रम के कार्य है, जो भी उनके खुद के शिक्षक के अनुभव है, वह अनुभव बताकर, वह अनुभव प्रदान करके वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में, यानी विभिन्न प्रकार से वह अध्ययन का कार्य छात्रों से करवाता है एवं छात्रों को शिक्षा में एवं व्यस्त रखने का काम करता है। अभी दूसरा जो चर है वह है आश्रित चर। आश्रित चर में इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है। आश्रित चर में छात्र जो है आश्रित चर है। आश्रित छात्र जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक पर आश्रित लेते हैं, यानी शिक्षक के आश्रय पर ही वह ज्ञान अर्जन करते हैं। वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगला चर है हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर में शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती है। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। यानी हस्तक्षेप चर यानी कहा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में, यानी शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण देने की जो विधि है, शिक्षण छात्रों तक पहुंचाने का जो भी नियोजन है, वह नियोजन पाठ्य वस्तु जो है, शिक्षण विधि यानी शिक्षण देने की जो भी पद्धतियाँ है, शिक्षण युक्तियाँ है तथा शिक्षण रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती है। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप कार्य करते हैं। यानी सामाजिक परिवेश में जो है हस्तक्षेप चर में और कई कार्य होते हैं। यह सभी चर एक दूसरे के पूरक है और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, वैसा ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। यानी छात्र तक वह पहुंचा जाता है शिक्षण की कमी बताकर। अभी शिक्षण का राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए या किस प्रकार का होता है, यह हम देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल भी होता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया का जो वातावरण है वह राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल होता है। यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने राजनीतिक वातावरण इसका उल्लेख देखा है। तो फिर उसमें निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस बात का संक्षिप्त वर्णन है। यानी फिर जो राजनीतिक व्यवस्था शिक्षण वातावरण में किस प्रकार होनी चाहिए यह बताया जाता है। इसमें क्या है, एक तंत्र शासन। इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। यानी एक तंत्र शासन में शिक्षक प्रक्रिया जो है वह शिक्षक प्रधान मानी जाती है। शिक्षक की बात को शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। यानी शिक्षक ने जो बात बताई, जो सिद्धांत बताया, उसी को शिक्षार्थी सही मानते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, उसी को सही मानकर शिक्षार्थी विद्यार्थी चलता है और स्वीकार करता है। अगला जो है वह लोकतंत्र। इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। लोकतंत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी के जो संबंध है उन दोनों में संबंध जो मानवीय स्तर पर होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं। यानी लोकतंत्र में क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे के विचार सुनते हैं। दोनों को शिक्षक भी छात्रों के विचारों को सम्मान देता है, मान देता है, और विद्यार्थी भी शिक्षक के विचारों को मान सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर बल दिया जाता है। यानी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो स्वानुशासन यानी खुद का जो शासन है उस पर बल दिया जाता है। यानी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की जो स्वतंत्रता है वह लोकतंत्र में दी हुई है। हस्तक्षेप रहित शासन। अभी हस्तक्षेप रहित शासन में यह व्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी हस्तक्षेप रहित शासन में
इस व्यवस्था में यह व्यवस्था जो है वह शिक्षण की लचीली व्यवस्था मानी जाती है। इसमें शिक्षक जो है एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को जो है वह आदिगम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। अभी शिक्षण के विभिन्न चरों के विभिन्न कार्य, अभी शिक्षण के जो चर है उसके कार्य, उन चरों के कार्य क्या क्या है यह हम देखते हैं। 1 मिनट कितना पीडीएफ बाकी है। जैसे कि हम शिक्षण के जो भी शिक्षण चरों के जो भी विभिन्न कार्य है, यह कार्य हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए, क्योंकि यह पेपर फर्स्ट का मेरा पहला वीडियो है बनाने का। तो बताइए कैसा लगा, क्योंकि आप बताइए तो हमें और भी अच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।